विद्युत परियोजनाएं, ये चल रहा था कल अपन ने। ताप विद्युत परियोजनाएं की थी, ताप और परमाणु। कम से कम केंद्र का ध्यान रखना जरूरी है। जो जो केंद्र लिखाए थे ना ताप विद्युत के केंद्र, उतना तो ध्यान रखना ही रखना। कौन सा सुपर क्रिटिकल है, कौन सा सुपर थर्मल पावर है और कौन सा अल्ट्रा है, इतना ध्यान रखना जरूरी है। और विशेषकर ये वाला ध्यान रखना है, थबड़ा, अंता और 12 में कौन कौन से थे? थबड़ा में था, अंता में था, यहाँ पे धौलपुर वाला गैस वाला और एक रामगढ़ वाला गैस वाला, ये ध्यान रखना चाहिए। काली सिंध झालावाड़ में, काली सिंध वाला झालावाड़ में, ये ध्यान रखना है। अब लिखो, हेडिंग डालो, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। गैर गत ऊर्जा स्रोत। अगर पूछ ले कि राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की नोडल एजेंसी कौन सी है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की नोडल एजेंसी, समझ गए? नोडल मतलब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को संचालित, नियंत्रित, दिशा निर्देश देने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा अक्षय ऊर्जा निगम। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। प्रश्न लिखो, प्रश्न फॉर्म में लिखो इसको। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की नोडल एजेंसी यानी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देने वाला विभाग कौन सा है? सीधी देखें तो इसका उत्तर होगा, यहां आगे राजस्थान लगा देना, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, ये इसकी क्या है? नोडल एजेंसी। कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है, दोबारा पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब हेडिंग डालो, पहला लिखो पवन ऊर्जा स्रोत। पवन ऊर्जा, जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है ना, उनको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं और अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं, जिसका क्षय ना हो, ध्यान रखना, अक्षय भी कहते हैं। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा के लिए बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ये सर्वाधिक अनुकूल जिले हैं, जहां किसी भी स्थिति में हवा लगभग 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। और हमें इतनी हवा नहीं चाहिए, पवन ऊर्जा के लिए इतनी स्पीड नहीं चाहिए। पवन ऊर्जा के लिए लगभग 15 से 20 किलोमीटर की गति से हवा चाहिए, मैक्सिमम है, ये भी ज्यादा बताया मैंने, यानी 15 के आसपास, 15 से कम भी हो सकती है, यानी 12 से 15 तक चाहिए। पैसे पूछेंगे नहीं, लेकिन ये अनुकूल है राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, क्योंकि इतनी हवा चलती है। ज्यादा तेज हवा चलेगी नहीं होगा, ज्यादा तेज नहीं चाहिए हवा, धीरे धीरे, बस वो पंखे आराम से, देखे होंगे पंखे तेज घूमते हैं क्या? एकदम आराम से। अरे तो वो 200-250 मीटर लंबे पंखे हैं, तो वो तो यही घूमेंगे आराम से, इस प्रकार घूमते हैं। हाँ, जैसलमेर ज्यादा है, क्योंकि वहाँ वनस्पति कम है, सपाट क्षेत्र है,
खुला एरिया है, या तो सपाट क्षेत्र में होंगे जो खुला एरिया होगा, या फिर पहाड़ों पर होगा। जोधपुर में पहाड़ों के ऊपर मिलेंगे, सीकर में भी है, बिल्कुल है। हर्ष पर्वत के आसपास बिल्कुल मिलेंगे। हसुआ एक जगह है, वहां मिलेंगे, लेकिन कम है। सबसे ज्यादा है जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में भी कम है, लेकिन अब होने लगा है। इतना नहीं है जितना जोधपुर में, जैसलमेर में और बाड़मेर में, और फिर कुछ चित्तौड़गढ़ में यहाँ मिल जाएगा। तो ये अनुकूल जिले हैं। तो एक नोट करके लिखना, राजस्थान में, हाँ अगला पॉइंट लिखो, पवन ऊर्जा के बाद लिखो। सर्वाधिक अनुकूल जिले लिख लो पहले, सर्वाधिक अनुकूल जिले, अनुकूल जिले कौन कौन से हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। और इन जिलों में विशेष करके, इन जिलों में हवा की गति कितनी रहती है? 20 से 30 किलोमीटर रहती है, जबकि चाहिए कितनी? 15 किलोमीटर के आसपास। देखो इन जिलों में या पश्चिमी राजस्थान में हवा की गति, राजस्थान में हवा की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। प्रति घंटा रहती है, जबकि पवन ऊर्जा के लिए, पवन चक्कियों के लिए, पवन चक्कियों के लिए, जबकि पवन चक्कियों के लिए हवा की गति 15 किलोमीटर पवन चक्कियों के लिए हवा की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा पर्याप्त है। समझ गए? कितनी चाहिए, थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें हैं। अब देखो पहली 3 पवन चक्कियां कहाँ हैं? अब तो लग रही हैं, काफी लग गई है। देखो पहली यहाँ पर है जैसलमेर में, दूसरी चित्तौड़गढ़ में, और तीसरी यहाँ पर जोधपुर फलोदी के पास। तो पहली पवन चक्की जैसलमेर के अमर सागर में, दूसरी चित्तौड़गढ़ के देवगढ़ में, और तीसरी फलोदी के पास बीठड़ी में। इन तीनों को लिख लो। पहली पवन चक्की अमर सागर जैसलमेर, अमर सागर जैसलमेर। दूसरी देवगढ़ चित्तौड़गढ़ में, और तीसरी फलोदी बीठड़ी में। ये ध्यान, अभी हाल ही में कोई एग्जाम हुआ, इसी साल की बात बता रहा हूं, ये पूछा था उसमें। फलोदी, फलोदी के पास है बीठड़ी में, ये पूछा था किसी एग्जाम। राजस्थान की पहली पवन चक्की कहाँ स्थापित हुई? अमर सागर।
इसके अलावा जैसलमेर में अन्य अन्य भी है, देखो एक है छोड़ा गांव, हंसुआ, सीकर में हर्ष पर्वत पर, कभी पूछे हुए नहीं है, बहुत कम चांस है पूछे। अन्य में लिख लो छोड़ा गांव और हंसुआ, जहां जैसलमेर में छोड़ा गांव और हंसुआ। छोड़ा गांव और हंसुआ दोनों कहां पर है? जैसलमेर में। और हर्ष पर्वत, हर्ष पर्वत सीकर में। अब पहले 3 नाम ध्यान रखना, फर्स्ट 3 ध्यान रखना, ये पूरा नाम। अब नया चेंज क्या हुआ है देखो, जैसलमेर में ही 600 मेगावाट का विंड सोलर प्लांट लगाया गया। विंड सोलर मतलब विंड सोलर, पवन चक्की भी है और सोलर प्लेट भी लगी हुई है। हाँ दोनों हो गए। अब देखो एक जो विंड जो पवन चक्की लगाएंगे, एक यहां लगाई तो दूसरी कितनी दूर होगी? कम से कम 250-300 मीटर तो होगा ही होगा, कम से कम है ये, इससे ज्यादा ही होगा। तो एक यहां लगाया और दूसरा 300 मीटर की दूरी पर लगाया, तब ये बीच में जो जगह खाली पड़ी है क्या करें इसका? एक यहां लगा दिया सोलर विंड पवन चक्की, यहां लगा दी, दूसरी उस कॉर्नर में लगा दी, तो जगह तो खाली पड़ी है, क्या करेंगे इसका? तो यूज तो नीचे क्या लगा दिया? सोलर लगा दिया। इसी को कहते हैं हाइब्रिड सोलर प्लांट। क्या कहते हैं? हाइब्रिड। जैसे ही हाइब्रिड आए इसका मतलब समझ जाना कि उसमें पवन ऊर्जा भी है और सौर ऊर्जा भी। तो नोट करके लिखो, जैसलमेर में 600 मेगावाट का, जैसलमेर में 600 मेगावाट का विंड सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। विंड सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है। विंड सोलर प्लांट बीकानेर में अभी हुआ नहीं है। ज्यादातर जो सोलर प्लांट, विंड सोलर प्लांट होंगे ना, वो जैसलमेर में मिलेंगे। अब लिखो सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा के लिए बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर यही अनुकूलित है। इधर ज्यादा मिलेंगे, गर्मी ज्यादा है, धूप ज्यादातर सीधी रहती है, इधर भी रहती है लेकिन यहाँ ज्यादा प्रभावित, क्योंकि यहाँ खेत, मतलब पानी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से, सिंचाई सुविधा नहीं होने से खेत हैं वो खाली पड़े हैं, सिंचाई खेती कम होती है, तो इसका उपयोग क्या कर लिया? सोलर प्लांट के लिए कर लिया है।
हानि, सौर ऊर्जा की तो कोई हानि नहीं है वैसे। सौर नहीं तो कैसे बढ़ेगी? वो तो एब्जॉर्ब कर रही है, और वो भी जो प्रकाश ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदल रही है, बाकी रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्ट तो वैसे भी हो रही है। ऐसा तो कहीं है नहीं, ऐसा कहीं नहीं आया। हाँ, ये हानि ये है कि पेड़ पौधे काट रहे हैं, सबसे बड़ी हानि है। खेजड़ियां और काट रहे हैं, इसकी यही हानि है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी वो तो ऊर्जा को लिया उसने और उसको विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। किस पे? हाँ, एब्जॉर्ब करेगा ना, तो उसको बदल दिया ना उसने। नहीं तो क्या, ऐसा कुछ नहीं। कोई पढ़ा था क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसका कोई फर्क नहीं, फर्क यही है कि वनस्पति पेड़ पौधों काट रहे, खेड़ी। अभी 4 दिन पहले की न्यूज, अखबार पूरी न्यूज आई थी कि सोलर प्लांट के लिए वैसे वैसे ये जो विष्णु समाज के लोग हैं ना, वो सारे मिलकर, ये होता है तो वो तो गलत ही है। तो और अगर खेजड़ी पेड़ लगे हैं खेत में और वहां पर अगर सोलर प्लांट लगाया जाए तो सक्सेस नहीं है उतना, 100% सक्सेस नहीं। तो ये 4 जिले हैं मुख्य रूप से। इन जिलों को सीध क्षेत्र घोषित किया है। सीध मतलब सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन घोषित किया है। क्या किया? सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन। लिखो, नोट करके लिखो, ये जिले लिखो पहले। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। ये मुख्य रूप से। फिर ये लिख लो सीज, इसके सामने इसका अर्थ लिख लो। सोलर एनर्जी, SEEZ, सोलर एनर्जी। हाँ, सोलर सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जॉन। इन जिलों, क्योंकि ये सबसे अनुकूल जिले, सबसे अनुकूल है। अब देखो, वैसे सोलर पार्क कई जगह पर है, जैसे बीकानेर में है, बीरूखेरा में है, हड़ौदी में है, मथानिया में है, जोधपुर में, खींवसर में है, जोधपुर में ही बहुत बड़ा एरिया है, भड़ला में है, बहुत बड़ा है। अलग अलग फेज है इसका, तो फेज 1, फेज 2, फेज 3, मतलब अलग अलग। हाँ, बहुत बड़ा है, इनके फेज है। ये तो चलो सिंगल है, ये तो सारे सिंगल एरिया। इसके तो अलग अलग फेज बने हुए, फेज 1, फेज 2, फेज 3। पोखरण में है। ये सारे के सारे सोलर पार्क हैं। सोलर पार्क मतलब बहुत लंबे चौड़े एरिया में है।
इनके लिखो, देखो सोलर पार्क के नाम लिखो सबके। बीरूखेरा, एक पूगल और कर देना, पूगल और लिख देना, ये नया में है, पिछले साल का ही है। बीरूखेरा बहुत पुराना है, बहुत इतना भी पुराना नहीं है, 5-6 साल हो गए, 6-7 साल हो गए। बीरूखेरा, पूगल दोनों कहां पर है? बीकानेर में। हिमसर कहां पर है? नागौर में। मथानिया, भड़ला, जोधपुर में। फड़ोदी, पोखरण है। हाँ, एक फलोदी हो गया, एक बड़ला हो गया, मथानिया हो गया, फिर पोखरण हो गया। पोखरण जैसलमेर में। इसमें अगर देखें ना तो सबसे बड़ा में ये है, सिंगल में बड़ा नहीं है, अलग अलग फेज देखे ना, फेज 1, फेज 2, फेज 3, तो बड़ा हो जाता है। वरना देखा जाए ना तो ये अगर ये कोई एक सिंगल इकाई देखें तो बीरूखेरा बड़ा है। नाम ध्यान रखने। अब जैसलमेर की क्या विशेषता है? यहां पर हाइब्रिड सोलर प्लांट लगे हुए, जिसमें सोलर और विंड दोनों। ये पिछले साल की बात है, पिछले साल ही लगे हैं, पिछले 2 सालों में लगे हैं। नोट करके लिखो। जैसलमेर में के पोखरण क्षेत्र में, जैसलमेर के पोखरण में, पोखरण में हाइब्रिड सोलर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। हाइब्रिड सोलर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। ये ध्यान रखना, ये नया है। बीकानेर में यहाँ पर कोई भी सोलर हाइब्रिड सोलर प्लांट नहीं। जैसलमेर में क्यों? क्योंकि वहाँ पवन चक्कियाँ भी ज़्यादा है। यहाँ बीकानेर में यहाँ पर पवन चक्कियाँ इतनी नहीं है, इतनी क्या शायद है भी नहीं। कोलाय तक तो देखा है, फलोदी तक देखा है, कहीं आसपास कहीं नहीं दिख रही। जैसलमेर में मिल जाएगी आपको, जोधपुर में मिल जाएगी। तो ये पूछ सकते हैं इनके नाम, ये कहाँ कहाँ हैं, अलग अलग फेज में ये बढ़ला है। बाकी छोटे छोटे तो बहुत सारे मिलते हैं। इधर से जाओ कोलाय साइड में, और विशेषकर रात को जाओ तो ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा कोई शहर बसा हुआ है। गए कभी रात को? नहीं गए? जाओ एक दिन रात को, मतलब ये ऐसा लगेगा कि ये इतनी चकाचौंध, चारों तरफ चकाचौंध लाइटिंग, लगेगा कि नहीं कि ये कोई गांव है क्या। दिन में देखो कुछ नहीं, जंगल पड़ा है, क्योंकि लंबे चौड़े एरिया में प्लांट लगे हुए हैं और रात को वो लाइटिंग की व्यवस्था होती है। अब देखो इसमें पूछे हुए प्रश्न कौन कौन से हैं। जोधपुर में एक जगह है, ये पूछा हुआ है कई एग्जाम में, बालेसर। यहां पर सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला सबसे बड़ा फ्रीज लगाया हुआ है। किसमें लगाया फ्रीज? अस्पताल में। पीएससी है वहां पर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र।
गांव में होते हैं ना छोटे छोटे हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में, बालेश्वर में एक हॉस्पिटल है, उसमें फ्रीज, जो दवाइयाँ वगैरह रखने के लिए फ्रीज लगा हुआ है, वो अब तक का सबसे बड़ा फ्रीज है। पहला, कई एग्जाम में पूछा हुआ है कि पहला फ्रीज कहाँ लगा, तो लिखो देखो, सोलर एनर्जी से संचालित, सोलर या सौर ऊर्जा से संचालित पहला फ्रीज बालेश्वर में। पहला फ्रीज जोधपुर के बालेश्वर चिकित्सालय में स्थापित है। बालेश्वर चिकित्सालय, प्राथमिक चिकित्सालय, जोधपुर में बालेश्वर जगह है वहां पर। झुंझुनू में पिलानी है, वहां पर तकनीकी इंस्टीट्यूट है जिसको बीट्स कहते हैं। यहाँ पर वाटर कूलर संचालित है सौर ऊर्जा से, ये भी अपने आप में सिंगल है। देखो, बिट्स पिलानी में है, बिट्स पिलानी में वाटर कूलर संचालित है। वाटर कूलर, रावत बाटा का जो आकाशवाणी केंद्र है, सॉरी दूरदर्शन केंद्र, आकाश दोनों, वो सौर ऊर्जा से संचालित है, कोई बिजली नहीं है अलग से कनेक्शन। ये भी अपने आप में सिंगल घटना है। सौर वेधशाला कहाँ है, ये प्रश्न कई एग्जाम पूछा हुआ है। आरएस प्री में 2 बार पूछा और दोनों बार आरपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया। मतलब आरपीएससी की हरकतें देखो, भारत की राजस्थान के किसी भी आदमी को पूछ लेना कि सौर वेधशाला कहाँ है, तो वो उदयपुर ही बताएगा, झील के अंदर स्थित है। ऑप्शन में क्या किया उसने, आरपीएससी ने, कि जंतर मंतर भी दे दिया। क्या दे दिया, जंतर मंतर। कुछ स्टूडेंट ने जंतर मंतर सही किया और उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया, आरपीएससी ने सौर वेधशाला को सही किया आंसर को। कुछ स्टूडेंट ने जंतर मंतर को सही किया, तो उन्होंने सौर वेधशाला का आंसर दिया आरपीएससी ने, तो उन स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि नहीं, वेधशाला तो इसको जंतर मंतर को कहते हैं। आरपीएससी का ठीक है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। ऐसे ऐसी हरकतें करती है आरपीएससी, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा है आरपीएससी। कल और पकड़े गए पता है थानेदार, 20 थानेदार वापस डिटेन किए गए हैं। हाँ, ये 20 थानेदार ऐसे हैं जिनको वो पेपर वापस दिया। कौन से है? तो बेचारे वो गए नहीं ना, वरना आदमी सिलेक्शन होता है ना, तो आदमी को अपना सेंटर पता होता है कि मैं उस सेंटर पे दिया था एग्जाम, तब मेरा सिलेक्शन हुआ। कमरे तक पता होता है कि ये मेरा कमरा है। उनको पूछ लो रोल नंबर पता है क्या तुम्हें, नहीं पता। तो 20 जनों को और डिटेन किया है, 20 जनों का टेस्ट लिया वापस, तो 20% ही आंसर सही दे पाए, यानी 20% पेपर हल कर पाए। और साथ में 400 लोगों का और पेपर लिया, इनको भी देखें कि कहीं सारे भ्रष्ट तो नहीं है। तो 400 के 400 केवल 50% ही पेपर अटेंड कर पाए, मतलब 100 में से 50 क्वेश्चन ही अटेंड कर पाए।
पढ़नी पड़ेगी उनको, ये तो हालत है उनकी। पिछले 5 साल तो मजेदार ही बीते हैं, मजे ही मजे थे पैसों वालों के। 20 लाख रुपए दो थानेदार बनो, 20 लाख रुपए दो आरएस बनो। तो ये जो सौर वेधशाला है ना, ये पूरी की पूरी सोलर एनर्जी से संचालित है। कहां पर है? उदयपुर में। तो पहले लिखो रावत भाटा का, लिखो रावत भाटा का आकाशवाणी केंद्र रावत भाटा का आकाशवाणी केंद्र सौर ऊर्जा से संचालित है। सौर ऊर्जा से संचालित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, यूं ही नहीं है कि चलो पढ़ रहे हैं पढ़ लेते हैं। अब बहुत सारी चीजें तो कई जगह हैं ऐसे ऐसे वाटर कूलर हैं, फ्रीज हैं और बने हैं जो सोलर एनर्जी से संचालित है। रेलवे स्टेशन है जो लगभग सोलर एनर्जी से संचालित है। कई शहरों में ट्रैफिक पॉइंट हैं, वहाँ पर सारे के सारे सोलर एनर्जी से संचालित है। यहाँ बीकानेर में भी लगे थे, लेकिन देखभाल नहीं होने की वजह से सारे के सारे खराब हो गए। करना क्या है, प्लेट ही लगानी है, उसको मेंटेन रखना है, लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिन भर चार्ज हो है, शाम को चालू हो जाएगी। फिर दूसरा लिखो उदयपुर की सौर वेधशाला, उदयपुर की सौर वेधशाला सौर वेधशाला तो यही है उदयपुर वाली। जंतर मंतर को तो वेधशाला कहते हैं, वो सौर वेधशाला थोड़ी। समय की मतलब टाइम का गणना होती है उससे, जंतर मंतर से, जो वास्तव में वेधशाला ये है। तो ये उदयपुर में, तो ये सारे के सारे किससे संचालित थे? सौर ऊर्जा से संचालित। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फिर देखो लिखो बायोमास, बायोमास किससे बनेगी बिजली? बायोमास से, कचरे से। कि कचरा कौन सा? कोई भी वानस्पतिक कचरा, कोई भी वनस्पति। इसके अलावा सबसे ज्यादा है सरसों की डंठल, देखा है कैसे करते हैं? डंठल तो देखे हैं, कैसे यूज कैसे करते हैं? डंठल लिए, उसको मशीन में डाला, इसी इतना बड़ा एक कूड़ा है, डंठल की गठरी है, उसको मशीन में डालेंगे, उसके टुकड़े होंगे, टुकड़े होकर उनको एक उसी मशीन में जाकर के वो कंप्रेस करेंगे, उसको प्रेशर दबा, और इतना बड़ा जो डंठल होगा, इतना बड़ा जो बंडल होगा डंठल का, वो इतना सा हो जाएगा। कितना? एक पेप्सी का छोटी बोतल नहीं आती क्या, कोल्ड ड्रिंक की छोटी बोतल आती है ना, वो कैन, उतना बंडल बन जाएगा। कितना सा? कम से कम इतना। देखा है मैंने कैसे बनता है, डालते रहते हैं, कटिंग होती रहती है, उसमें कोई पेस्ट मिलाते हैं और डंठल बन जाता है। फिर उसका यूज है, ये चूना और जिप्सम की भट्टियां होती है ना, वो तो काट देते हैं ना, वो तो काट देते हैं, जो खेत में डंठल नहीं खड़े रहते हैं क्या, उसकी बात कर रहे हैं, उनको काम लेते, वो तो वो ऊपर से काट देते हैं, फड़ी लगी होती है, वो तो ले लिया अलग। अब वो डंठल बचा हुआ है 1.5-2 फीट का, 3-3, 2.5 फीट का, उनको काम में लेते। तो लिख लो इसमें क्या क्या काम में लेते हैं।
वनस्पति अवशेष, हाँ बायोमास में वनस्पति अवशेष, सरसों की डंठल, सरसों की डंठल, इसके अलावा ये थोड़ा कम होता है, मक्का के डंठल, मक्का के डंठल, ये थोड़ा कम होता है क्योंकि मक्के के डंठल का यूज है ज्यादातर वो चारा में यूज हो जाता है। सर्वाधिक है वो सरसों की होगी। अब ये जो ज्यादातर बायोमास के केंद्र हैं वो उन जगहों पर होंगे जहां सरसों की खेती सबसे ज्यादा होती है, वहां होंगे। गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, अलवर भरतपुर है, चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ में एक जगह है चंदेरिया, गंगानगर, कोटा, यहाँ पर तो इनके संयंत्र लगे हुए हैं। देखो चंदेरिया, ब्रैकेट में लिख लेना, चित्तौड़गढ़, कोटा, गंगानगर, कोटपूतली, ब्रैकेट में लिख लेना, जयपुर, साथ में लिख लो कोटपूतली, पदमपुर, हाँ पदमपुर, बाड़मेर में एक जगह है बालोतरा, 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 ब्रैकेट लिख लेना, बाड़मेर। इन सभी जगह पर बायोमास का कोई न कोई छोटा मोटा संयंत्र लगा हुआ है। बायोमास का पूछने का काम नहीं पूछेंगे, एक तो यही कि बायोमास में क्या यूज होता है, क्या यूज करेंगे बायोमास में। तो वनस्पति अवशेष, अवशेष ऑप्शन के अनुसार देखना पड़ेगा क्या क्या दे रखा है। कचरा, वनस्पति अवशेष है, कचरा है, फसल के अवशेष हैं, ये सरसों क्या है, फसल का अवशेष ही तो है। लकड़ियां काम में नहीं लेते, क्यों नहीं, पेड़ पौधे काट करके आप बायोमास में, नहीं वो नहीं होंगे, सॉफ्ट होंगे ना। हाँ हाँ, ये सारे के सारे जो, कौन सा, हाँ वो जोर से यूं दबाया तो हो सके टूट जाए, वो हल्की होती है, हल्की भी होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे सीकर में तो एक कचरे से ही बिजली बनाने का केंद्र स्थापित किया गया है। कचरा कौन सा, जो भी जलने वाला जो भी कचरा है, प्लास्टिक और नहीं, प्लास्टिक नहीं, नोट करके लिखो। सीकर में कचरे से बिजली उत्पादन करने का केंद्र स्थापित है तो बायोमास ही वो, लेकिन कचरा है वो। जैसे सरसों की डंठल है, ये कचरा में नहीं आएगा, ये कचरे में नहीं आएगा। बिजली बनाने का केंद्र स्थापित है या संयंत्र स्थापित है। देखो बायोगैस, बायोगैस, बायोगैस में क्या काम लेंगे,
केवल और केवल गोबर। क्या लेंगे? गोबर। मानव अपशिष्ट से भी बनती है, गैस बनती है। कैसे बनेगी? जो टॉयलेट होगा, टॉयलेट की जो WC लगी है, ये WC का कनेक्शन सीधा उस चैम्बर से हो जाएगा। बायोगैस का, गोबर गैस का प्लांट देखा है? देखा है किसी ने? क्या होता है इसमें? एक गहरा खड्डा खोदते हैं, करीब 12-13 फीट का चौड़ा। डिपेंड करता है कि आप कितनी उसमें टंकी, कितनी बड़ी टंकी डालोगे। पानी की टंकी होती है ना, वैसे बड़ी बड़ी लोहे की टंकियाँ होती है। लगभग आराम से होगी वो टंकी 2000-2500 लीटर के आसपास की बड़ी टंकी। फिर उसके अंदर वो टंकी है, वो फिट कर देते हैं। एक साइड से गोबर डालने का स्थान होगा जहां से गोबर डालते हैं, और दूसरे साइड से नली लगी होगी और यहाँ वॉल लगा होगा जहां से क्या निकलेगी? गैस। गोबर सड़ेगी अंदर, पानी डालना पड़ेगा थोड़ा, गोबर सड़ेगी अंदर, पैक रहेगी, और धीरे धीरे इसमें क्या भर जाएगी? गैस भर जाएगी। इसी को क्या कहते हैं? फिर इस गोबर को बाहर निकालने का भी स्थान होता है साथ साथ में। अब फायदा क्या हो गया देखो, एक तो इसकी गैस बन गई, और ये जो अपशिष्ट वापस बाहर निकला, इसकी बहुत अच्छी सड़ी हुई खाद तैयार होती है। बिल्कुल एकदम यूं, क्या कहते हैं, मतलब बिल्कुल मथी हुई घास, हाँ खाद। थोड़ी देर पड़ी रखो, सड़ी हुई, सड़ तो वैसे ही गई है, थोड़ी देर पड़ी रखो, सूख जाएगी, खेतों में डाल दो। गीली डालोगे तो फिर दीमक को लगने के चांस ज़्यादा होती है, दीमक को लग जाती है उसमें। अब इसमें मानव अपशिष्ट से क्या होगा? ये जो गोबर गैस है यहाँ से डाल रहे हैं ना, तो इसको क्या करते हैं, सीधा कहाँ से जोड़ देते हैं? टॉयलेट से जोड़ देते हैं। बड़े बड़े शहरों में इसका यूज किया जा रहा है, यद्यपि काम में नहीं लेते हैं लोग। कैसे लेंगे? खाना बनाएंगे उसके ऊपर। तो इसमें क्या काम में लेंगे गोबर गैस में? ये योजना बहुत पुरानी है, गोबर गैस कार्यक्रम, बायोगैस की 1981-82 की है, लेकिन ये योजना बिल्कुल फेल हो गई, क्योंकि 3 लोग गांव में शुरू शुरू में लगे थे, मैं देखे हैं लगे, लेकिन बाद में सफल नहीं हुआ। गांव में कोई कुछ कुछ लोगों ने लगाए। क्यों? क्योंकि इसके लिए पहले तो क्या चाहिए? गाय भैंस चाहिए। सभी के गाय भैंस हैं नहीं, जिनके हैं वो अपने थेपड़िया थेप देते हैं, कोई भी थेपड़े थेपिए सुखा दिए, चलो हो गए तैयार, वरना खाद के रूप में काम ले लेते हैं। तो ये चाहिए एक तो, और इतना फिर प्रचार प्रसार भी नहीं हुआ था। तो एक लाइन लिखो, नोट करके लिखना, बायोगैस कार्यक्रम बायोगैस कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा 1980-81 में शुरू किया गया। 1980-81 में शुरू किया गया। प्रारंभ कब का है? 1980-81 का की शुरुआत 1980-81 में हुई। बायोगैस कार्यक्रम की शुरुआत 1980-81 में हुई थी। कभी पूछा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि 1980 का है। राजस्थान में इसकी शुरुआत डूंगरपुर से हुई थी 1986। इसको लिख लो, नोट करके लिख लेना। राजस्थान में बायोगैस की शुरुआत
1986 में शुरुआत 1986 में डूंगरपुर से हुई थी। कहाँ से हुई? डूंगरपुर से। राजस्थान में सबसे ज्यादा गायें कहाँ पर मिलेगी? बीकानेर में। बीकानेर कहाँ गायें? बीकानेर में गायें जितना दूध है ना उतनी गायें नहीं है। तो फिर वो दूध कहाँ से आता है? केमिकल का है, पाउडर से बना देते हैं, केमिकल का दूध है। एक भी दुकान काम की नहीं है, सबका सब केमिकल, और दनादन गर्म करके खीर बना बना के पी रहे हैं। एक किट आता है इसका कि उसको चेक किया जाए। पीछे ये दीपावली पे मैं वो किट लेके आया था, तो दूध लाया, उसमें जैसा बताया वैसा किया। दूध तो शुद्ध था वो, लेकिन इसके अंदर घी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। इसमें से घी क्या कर दिया? क्रीम निकाल दिया गया है। इस पर संकेत बताया कि ये संकेत मिले तो ये होगा, ये संकेत मिले तो मिलावट होगी, ये संकेत मिले तो उसमें कोई रसायन होगा, ये होगा तो हानिकारक रसायन होगा। अच्छी बात यह है क्योंकि हानिकारक रसायन नहीं था, क्रीम निकाली हुई थी, गुणवत्ता बिल्कुल नहीं थी उस दूध की। है पानी होता है तो यही होता है। वो अपन को 40 रुपए किलो, 36 रुपए किलो बेचते हैं और हम पीते और हैं। इससे बढ़िया तो कोई दूसरी चीजें खा लो, दूध पीने से बेहतर। कुछ भी खा लो, फ्रूट खा लो, ड्राई फ्रूट खा लो। गाय खुद भी गाय है तो बेस्ट है, जैसी भी है, चाहे हम कैसा ही खिलाएं, शुद्ध है। बढ़िया खिलाओगे तो बढ़िया दूध है, जैसा खिलाओगे वैसा दूध मिलेगा। सबसे ज्यादा गायें उदयपुर, और सबसे ज्यादा बायोगैस के संयंत्र उदयपुर में मिले। देखो नोट करके लिखना। और वो गायें कैसी है? देसी गायें, छोटी छोटी गायें, पहाड़ी गायें। अपने यहाँ पे राठी, थार पारकर, कांकरे, सांचोरी ऐसी नहीं, छोटी छोटी गाय। दूध कितना देती है? एक टाइम का कोई किलो, कोई आधा किलो, कोई 1.5 किलो, इससे ज्यादा दूध नहीं देती है। लेकिन दूध बढ़िया है, देसी, एकदम प्योर, जो कहते हैं देसी गाय, वो गाय। अपने यहाँ अमेरिकन सूअर जैसी नहीं है, है? वो नहीं, वो क्यों दूध है क्या? मतलब होता है, अजीब सा टेस्ट ही नहीं होता। देखो देखो, सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र उदयपुर में। बायोगैस संयंत्र उदयपुर में। बाकी ज्यादा है नहीं राजस्थान में। बायोगैस में गैस कौन सी निकलती है? मीथेन निकलेगी। एलपीजी में कौन सी गैस आती है? तो घरेलू गैस है, तो मीथेन ही होगी। 65% मीथेन होगी, और लगभग 35% है वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। लिख लो इसको। गोबर गैस में 35%, 65% मीथेन, और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड होगी। और भी होगी उसमें कोई गैस वगैरह बाकी, लेकिन ज्यादातर मीथेन के बाद सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड ही हो। मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला कितना है? CH4 है या 2 है? 2 है। 65 के आसपास मीथेन होगी, बाकी है वो कार्बन डाइऑक्साइड। CH4 है ना। तो ये चार जो
थी अपनी वो परंपरागत ऊर्जा स्रोत थी। गैर परंपरागत ऊर्जा कौन कौन से? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस और बायोमास। और भी हैं लेकिन वो राजस्थान में नहीं है। जैसे एक है भूतापीय ऊर्जा, एक है ज्वारीय ऊर्जा। ये भी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। भूतापीय ऊर्जा मतलब जमीन के अंदर की जो हीट है उस हीट से बिजली बनाना। जमीन के अंदर कुछ कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा हीट है, वहां का अंदर पानी है, वो पानी है वो उस हीट की वजह से गर्म होता है और ऊपर उठता है। ऊपर उठकर जाएगा कहाँ पर? ऐसा तो है नहीं कि अंदर को चीर करके बाहर आ जाएगा, वो अंदर ही अंदर घूमता रहता है। तो जहां जहां इस प्रकार का पानी है, सभी जगह नहीं है ज्वारीय ऊर्जा, ये भूतापीय ऊर्जा सभी जगह नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, वहां है, उत्तराखंड में ध्यान दिया होगा तो वो होते हैं ना गैसर गीजर, जमीन के अंदर से गर्म पानी बाहर निकलता है, ये देख उत्तराखंड में। और गर्म पानी बाहर से फव्वारे निकलते गर्म पानी के। हाँ, गैसर कहते हैं, गैसर गीजर। तो फिर उसमें क्या करें, उनके अंदर से पाइप वगैरह फिट करके पूरा प्लांट बना दिया जाता है और वहां से फिर वो गैस है वो बाहर निकलती, उससे फिर टरबाइन चलाया जाता है। तो क्या कहलाएगा? भूतापीय ऊर्जा। इसी प्रकार समुद्र के किनारे जब ज्वार आता है, ज्वार आने की वजह से क्या होगा, ज्वार आएगा तो पानी का लेवल है वो तट के पास ऊंचा उठ जाएगा। तो वहां पर क्या करते हैं कि जहां पानी का ज्वार आता है ना, वहां इस प्रकार की छोटे छोटे बांध बना देते हैं, उससे वो पानी अंदर आया, अंदर आने तक तो ठीक है, और जैसे ही पानी अंदर के, हाँ अब ज्वार यूं नहीं है कि आया और वापस चला गया, काफी टाइम लगता है ज्वार आते आते, पानी चढ़ता रहता, तब लगे कि हाँ अब पानी पूरा चढ़ गया है, अब वापस पानी जाने वाला है। तो वहां पर क्या करते हैं, बांध बनाए ना, बांधों में शटर लगे होते हैं, शटर को ऊंचा कर देते हैं। कभी देखा नहीं? बांध नहीं देखेगा कभी, बांधों में भी शटर लगे होते हैं। अतिरिक्त पानी होता है वो कैसे जाएगा बाहर? ऊपर से थोड़ी जाएगा, ऊपर से नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा तो फिर वो ओवरफ्लो हो गया, तो नीचे शटर लगे होते हैं, उन शटर को खोल देते हैं या बंद कर देते हैं। तो जैसे ही उसको बंद करेंगे वो पानी भर गया। अब उस पानी को वापस, जो दीवार बनाई हुई है ना, दीवार के अंदर पाइप लगे हुए बड़े बड़े, इन पाइप में भी दरवाजे लगे हुए हैं, उन दरवाजों को हटा देते हैं, फिर यहां से वो पानी निकलता है। और इन्हीं पाइप के अंदर ही क्या लगे होते हैं? टरबाइन लगे होते हैं। उसको क्या कहते हैं? ज्वारीय ऊर्जा। राजस्थान में ये दोनों नहीं है, फिर भी नाम लिख लो इनका। ज्वारीय ऊर्जा समुद्र के किनारे, ज्वारीय ऊर्जा गैर परंपरागत है ये, समुद्र के किनारे। और भूतापीय ऊर्जा जमीन के अंदर होती। समझ गए? ये अपना परमाणु ऊर्जा वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। और अभी तो टॉपिक पढ़े हैं बाकी, उद्योग का पढ़ा है, एक पढ़ा है परिवहन का है, इंपॉर्टेंट है परिवहन का। फिक्स प्रश्न है इसमें, कहाँ से पूछे जाने वाले 5-6 पॉइंट हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सड़कों का जो नामकरण चेंज हुए ना, वो है स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग के बारे में पूछ लेते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारे के बारे में पूछते हैं।